Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थशास्त्र का एक नया भाग पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कल्याण का अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहले अर्थशास्त्री हैं, कौन? आर्थर शेरिल पीगू। ठीक है, इनको आपने पीगू के नाम से जाना होगा। ये इनका पूरा नाम है आर्थर शेरिल पीगू। ठीक है, इनके बारे में आपको बताऊंगी। और देखिए, प्रमुख नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री AC पीगू का जन्म 1877 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पीगू ने मार्शल की मृत्यु के पश्चात 1902 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। पीगू नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के प्रवर्तक मार्शल के सच्चे समर्थक थे। प्रतिष्ठित संप्रदाय के अंतिम प्रतिनिधि थे। ठीक है, जो इनका संप्रदाय था उसके क्या थे? लास्ट प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रोफेसर पीगू की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी? कल्याण का अर्थशास्त्र। ठीक है, सन 1920 में प्रकाशित हुई। पुस्तक प्रसिद्ध और आय की प्राप्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अपनी इस विश्वविख्यात पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रीय लाभांश तथा उसके वितरण, भौतिक कल्याण, उद्योगों पर नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों का विवेचन किया है। ठीक है, प्रोफेसर पीगू केवल एक सैद्धांतिक अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अनेक व्यवहारिक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया था। ठीक है, वे कुछ समितियों और आयोगों के सदस्य भी रहे और अंत में उनका देहांत कब हुआ? 1949। ठीक है 59, सॉरी। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी देख ली? वेल्थ एंड वेलफेयर, इंडस्ट्रियल फंक्शनल, ठीक है, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये मतलब इसकी इनकी कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप कहीं भी आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इनमें बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है, ठीक है, वो है कल्याण का अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी वेलफेयर एंड वेलफेयर, यही वाली वेल्थ ऑफ वेलफेयर, यही है। ठीक है, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक जो है। ठीक है, अब ये भी उनकी कुछ बुकें हैं, ये देखिए बुक्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अगला आगे पढ़ते हैं पीगू के आर्थिक विचार। ठीक है, अब इनके आर्थिक विचार क्या है? जो कुछ शीर्षक है उसके अंतर्गत हम आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला शीर्षक है अर्थशास्त्र की परिभाषा, दूसरा है साम्य फर्म की धारणा, तीसरा है राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण संबंधी विचार, चौथा है रोजगार का सिद्धांत, पांचवा है मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, छठा है व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र की परिभाषा। आपने पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? पीगू के इनके शिष्य थे, मार्शल के शिष्य थे। ठीक है, तो उसने मार्शल की परिभाषा में क्या है? मूल तत्वों को स्वीकार किया। ठीक है, किंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने किसका स्थान किया? भौतिक कल्याण के स्थान पर उन्होंने क्या कहा? आर्थिक कल्याण का प्रयोग किया। ठीक है, मार्शल ने किसका प्रयोग किया था? भौतिक कल्याण। इन्होंने क्या कहा? आर्थिक कल्याण। ठीक है, विशेष मैथ। अब उनकी परिभाषा क्या है पढ़ लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और इसमें आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय क्या है? सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इस जो परिभाषा थी उसके कुछ दोष भी हैं। ठीक है, परिभाषा के आलोचनात्मक दोष क्या है? देखो, आर्थिक कल्याण की व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, और मुद्रा द्वारा मापनीय भौतिक तथा अभौतिक साधनों का वर्गीकरण करना भी कठिन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसकी दोष क्या है? दूसरा, सामाजिक प्राणियों का अध्ययन करके उनकी केवल मुद्रा संबंधी क्रियाओं की विवेचना करके पीगू ने क्या किया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र को द्रव्य अर्थव्यवस्था तक क्या कर दिया? सीमित कर दिया। ठीक है, अतः मुद्रा रहित समाज में प्रोफेसर पीगू की परिभाषा क्या है? महत्वहीन है। मतलब उनकी परिभाषा में क्या है? मुद्रा जहाँ है वहां उनकी परिभाषा लागू होती है और जहां मुद्रा नहीं है वहां उनकी परिभाषा लागू नहीं होती। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें साम्य की धारणा, साम्य फर्म की धारणा। ठीक है, पीगू का साम्य फर्म संबंधी विचार मार्शल के प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार का ही यथार्थ में एक संशोधित रूप है। मतलब कहने का मतलब जो मार्शल ने कहा था उसी को अच्छे से करके, मतलब संशोधित करके उन्होंने प्रकट कर दिया। ठीक है, पीगू का मत है कि विभिन्न फर्मों वाले किसी संपूर्ण उद्योग में
साम्य की स्थिति होने पर भी संभव है कि उस उद्योग के सभी फर्म साम्य की अवस्था में ना हो, अर्थात जब उद्योग विशेष में ना तो विस्तार हो रहा हो, ठीक है, और ना ही संकुचन, तब व्यक्तिगत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार या संकुचन हो सकता है, ठीक है। यह भी संभव है कि कोई ऐसी फर्म भी हो जिसका ना तो विस्तार होता है और ना ही संकुचन, अर्थात साम्य की स्थिति में हो, ठीक है। ऐसे फर्म को पिगू ने क्या कहा, साम्य फर्म कहा। मतलब उसमें ना तो विस्तार हो रहा होगा और ना ही संकुचन, मतलब वो ना तो आगे बढ़ रहा होगा ना ही सिकुड़ रहा होगा। कहने का मतलब उसमें ना तो लाभ हो रहा होगा और ना ही हानि, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है, सीधे सीधे। तो पिगू ने साम्य फर्म की परिभाषा इस प्रकार दी है। देखिए परिभाषा में उन्होंने क्या लिखा है, साम्य फर्म से अभिप्राय यह है कि जब संपूर्ण उद्योग इस अर्थ में साम्य की स्थिति में होता है, ठीक है, कि वह एक साम्य पूर्ण पूर्ति मूल्य पर नियमित रूप से वस्तु की वाई मात्रा का उत्पादन कर रहा हो, तो उस समय एक ऐसी फर्म भी विद्यमान होगी जो वस्तु की नियमित मात्रा का उत्पादन करके व्यक्तिगत रूप से साम्य की स्थिति में होगी, ठीक है। कहने का मतलब है जो मैंने ऊपर समझाया, मतलब जो फर्म ऐसी होगी जिसमें ना तो लाभ हो रहा होगा और ना ही हानि हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होगा, मतलब वो, ठीक है, साम्य की स्थिति में होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम साम्य फर्म जो अब हमने जिसके बारे में अभी पढ़ा उसकी आलोचना भी देख लेते हैं, ठीक है। तो विभिन्न फर्मों के साम्य में ना रहने पर भी उद्योग में साम्य रहने की मान्यता ठीक नहीं। मतलब उन्होंने क्या कहा था इसको बताने, उन्होंने ये कहा था कि कुछ फर्मों को क्या कहते हैं, कुछ फर्मों में हो भी रहा होगा, ठीक है, मतलब साम्य नहीं भी होगा, तब भी उन्होंने कह दिया कि वो फर्म एंड में एक उद्योग में क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित कर देगा। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है, जब कुछ फर्मों में नहीं हो रहा है तो फिर मतलब फाइनल उद्योग में भी हम नहीं कह सकते कि वो साम्य की अवस्था में होगा, ठीक है। तो वस्तुतः इस धारणा में वही त्रुटि पाई जाती है जो कि मार्शल के प्रतिनिधि फर्म के विचार, मतलब मार्शल ने भी यही त्रुटि के साथ इस सिद्धांत का व्याख्यान किया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण संबंधी विचार, ठीक है, पीगू ने भी मार्शल की भांति उत्पादन धन के राष्ट्रीय आय का आधार माना है, परंतु पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें द्रव्य रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। उनके शब्दों में राष्ट्रीय आय देश के लोगों की बाह्य आय का वह भाग है जिसमें विदेशों में कमाई गई आय भी शामिल है, जिसे द्रव्य के रूप में मापा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण संबंधी विचार, मतलब पीगू के इसके संबंध में क्या विचार थे, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। तो राष्ट्रीय आय को उन्होंने क्या कहा कि देश के लोगों की वह आय का वह भाग जिसे विदेशों में भी कमाया गया आय शामिल हो, मतलब जितने देश की आय और विदेश में कोई कमा रहा है तो वो सब शामिल करके क्या कहलाएगी, हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी, ठीक है। अगला क्या है, इसके अंदर इस परिभाषा में दो बात चीजों पे जोर दिया गया है कि देखो क्या चीज है, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में लगाई गई पूंजी से प्राप्त आय भी राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती है, ये हमने इस परिभाषा में सुन लिया। राष्ट्रीय आय में उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिसके बदले में मुद्रा चुकाई जाती है, मतलब जिसके बदले में मुद्रा दे रहे हैं, वस्तु विनिमय का इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया, ठीक है। मुद्रा अगर हम दे रहे हैं जिसके बदले में, उसी को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करेंगे। दोष क्या है देखो, अब ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हो गया, अब इसका दोष पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर पीगू के विचार बहुत संकीर्ण और विरोधाभास से पूर्ण था, ठीक है, मतलब बहुत ही संकीर्ण, बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने खत्म कर दिया अपनी बात, ठीक है। दूसरा क्या दोष है, यह परिभाषा केवल मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लागू हो सकती है, मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर वस्तु विनिमय होता है, जहां पर जैसे हम कुछ वस्तु देंगे, कुछ उसके बदले में कोई देश हमको दूसरी वस्तु दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा, ये वहीं पे लागू होगा जहां पैसे के। राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में संबंध, अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में संबंध, ठीक है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसकी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है, ठीक है। पीगू ने बताया कि राष्ट्रीय आय और उसके आर्थिक कल्याण के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है कि वह एक परिवर्तन होने से भी दूसरों में भी परिवर्तन हो जाता, मतलब उन दोनों में आपस में इतना संबंध है कि अगर एक में हम परिवर्तन कर देंगे तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। पीगू के शब्दों में क्या है देखो, यदि गरीबों को मिलने वाली आय के अंश में कमी नहीं आती तो कुल राष्ट्रीय आय के परिमाण में वृद्धि होने से अन्य बातों के समान रहने पर भी आर्थिक कल्याण में अवश्य वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अन्य बातें का मतलब है कि किसी की रुचि परिवर्तन ना हो, फैशन में बदलाव ना हो, ठीक है, ये सब। इसका कारण यह है कि गरीबों की आय में थोड़ी भी वृद्धि कुछ कुल आर्थिक कल्याण को बढ़ा देती है, जबकि अमीरों की आय में बहुत अधिक वृद्धि भी कुल आर्थिक कल्याण में अधिक वृद्धि नहीं करती, ठीक है। अगला है हमारा
रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, रोजगार का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। रोजगार के सिद्धांत के संबंध में पीगू ने मुख्यतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों का ही समर्थन किया है। बेरोजगारी के कारण उन्होंने मजदूरी की दरों को ऊंचा होना बताया। उन्होंने क्या बताया कि बेरोजगारी की क्यों है, क्योंकि मजदूरी की दरें क्या है, बहुत ऊंची है। अर्थात उन्होंने बताया कि बेरोजगारी का कारण उन्हें मजदूरों की दरों की ऊंचा होना बताया। अर्थात बेरोजगारी की मजदूरी की दरों में कटौती करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, मजदूरी की दरें जो है उनकी उनमें कटौती करके हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, पीयू ने क्या कहा, बेरोजगारी के दबाव में मजदूरी की दरें गिर जाती, काम के इच्छुक सभी बस्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक गिरती रहती है। यदि देश में बेरोजगारी है तो वह मजदूरी की दर में कमी के द्वारा स्वतः ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मजदूरी में कमी के कारण उत्पादक अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। ठीक है, जब मजदूरी में कम होगी, मजदूरी कम होगी तो उत्पादक क्या कहेंगे, जब कम मजदूरी हो रही है तो हमें अधिक से अधिक मजदूर लगा के अपने उत्पादन को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि मजदूरी तो कम हो रही है। ठीक है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सूत्र बताया उन्होंने कौन सा, एन बराबर क्यू वाई अपॉन डब्ल्यू, जहाँ एन क्या है, कार्यरत श्रमिकों की संख्या है, ये डब्ल्यू क्या है, मजदूरी की दर है, और ये क्या है, वाई राष्ट्रीय आय है, और क्यू वाई राष्ट्रीय आय का वह अनुपात जो मजदूरों को मजदूरियों के रूप में दिया जाता है उनके सैलरी के रूप में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्यू वाई। तो इसमें क्या है, श्रमिकों की संख्या एन को सदा ही मजदूरी की, श्रमिकों की संख्या एन को सदा ही मजदूरी की दर डब्ल्यू में कमी करके बढ़ाया जा सकता है। इसमें कम करेंगे तो ये हमें अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य बहुत नीचा होने की स्थिति में उसकी समस्त पूर्ति बिक जाती है। जैसे कोई चीज अगर सस्ती हो जाएगी मार्केट में, अचानक अगर कोई चीज सस्ती होगी तो सब उसी को खरीदेंगे और उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, समस्त पूर्ति बिक जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मजदूरी की दर बहुत नीची होने की दशा में क्या हो जाएगा, सभी श्रमिकों को काम मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, मुद्रा के अगला टॉपिक है हमारा मुद्रा के प्रमाण का सिद्धांत। मुद्रा के प्रमाण के सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में पीगू ने सुधार किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण समीकरण दिए हैं, P इजकल टू के आर अपॉन एम। ठीक है, P इजकल टू इसमें क्या है, P की इकाई, मुद्रा की इकाई मूल्य है, के वास्तविक आय का वह अनुपात जो मुद्रा के रूप में रखा है। ठीक है, R क्या है, देश की कुल वास्तविक आय है, और M क्या है, मुद्रा की प्रचलित मात्रा। ठीक है, अब देखिए, उक्त समीकरण के बाद में ऐसी अवस्था के स्पष्टीकरण के संशोधित किया गया जिसमें नकदी अंशतः कानूनी मुद्रा में अंशतः बैंकों के निरपेक्ष रूप में रखी जाती है। ठीक है, जो बैंकों में नकद रखी जाती है उसकी बात हो रही है। यदि बैंक में डिपॉजिट्स को भी शामिल कर लिया जाए तो समीकरण का रूप इस प्रकार का होगा। ठीक है, P इजकल टू के आर अपॉन एम प्लस सी प्लस एच ब्रैकेट में आई माइनस सी। ठीक है, तो सी क्या है, इसमें कुल मुद्रा का वहभाग जो नगद रूप में रखा जाता है। आई माइनस सी क्या हो जाएगा, कुल मुद्रा का वहभाग जो बैंकों में जमा किया जा रहा है। एच क्या हो जाएगा, इसमें बैंकों में कुल जमा रकम का वहभाग जो बैंक नगद के रूप में रखती है। ठीक है, मतलब बैंक में जितना कैश होता है उसको किससे, एच से डोनेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पीगू की समीकरण की आलोचना। पीगू ने बचतों और विनिमय में होने वाले परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया, लेकिन केवल नकदी पर विचार किया। ठीक है, उन्होंने मुद्रा के दो कार्य बताए, विनिमय का माध्यम व मूल्य संचय का कार्य का वर्णन किया। ठीक है, जबकि फिशर ने विनिमय माध्यम वाले कार्य को भी माध्यम वाले कार्य को भी क्या किया, मतलब महत्व दिया। ठीक है, फिशर ने, और पीकू ने प्रसाधनों और चालू आय को एक जैसी चीज समझ लिया। ठीक है, प्रसाधनों और चालू आय को क्या समझ लिया, एक जैसी, मतलब सेम चीजें समझ ली, जो सर्वथा क्या है, अनुचित है। पीकू ने केवल गेहूं के मूल्यों के साथ ही मुद्रा का मूल्य मापने का प्रयत्न किया, जो उचित नहीं है। मुद्रा सिद्धांत का उद्देश्य गेहूं की कीमत का पता लगाना नहीं, बल्कि मुद्रा की क्रय शक्ति का ज्ञात करना है। ठीक है, पीकू का समीकरण विभिन्न उद्देश्यों, बचत, व्यवसाय एवं आय के लिए रखी जाने वाली निक्षेपों के अनुपात में होने वाले विघ्नों पर भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, पीगू के अनुसार औद्योगिक उच्चावचन व्यापारियों की मनोवृत्तियों के परिवर्तन का परिणाम है, अर्थात व्यापार चक्र हमारी मनोवृत्तियों में ही निहित है। व्यापारियों के मस्तिष्क में आशावादिता व निराशावादिता की लहरें एक के बाद एक उठा करती हैं। इन लहरों को जीवन की भौतिक दशाओं में प्रोत्साहन मिला करता है। यदि लहरें जिनसे व्यापार के चारित्रिक उतार चढ़ाव के कारण स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, ये नहीं लहरों से, लहरों का मतलब है कि मतलब
व्यापार में कभी घाटा तो कभी क्या होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, ठीक है, उसी को कहा गया है उच्चा वचन, ठीक है। प्रोफेसर पीगू के दृष्टिकोण से नहीं, क्या गन दिख रहा है यहाँ से, क्या है ये? गगन दिख रहा है, पूरी वीडियो में दिखेगा। क्या दिख रहा है? गगन। देखा ही नहीं। हाँ गगन मगन उसमें भी दिख रहा होगा इसका नाम। जल्दी करो, फिर आपको पता है ये दूसरी वीडियो बननी है स्पेस। ठीक है। पीगू के अनुसार अगला क्या है ना, व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। पीगू के अनुसार औद्योगिक, अब मैंने आपको बता रखा है कि पीगू का दृष्टिकोण, ठीक, इसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू से। व्यापार चक्र का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। पीगू के अनुसार औद्योगिक उच्चावचन में व्यापारियों के मनोवृत्ति के परिवर्तन का परिणाम है, अर्थात व्यापार चक्र हमारी मनोवृत्तियों में ही निहित है। व्यापारियों के मस्तिष्क में आशावादिता व निराशावादिता की लहरें एक के बाद एक उठा करती हैं, ठीक है। इन लहरों के जीवन में भौतिक दिशाओं को प्रोत्साहन मिलता है, यही कारण है। इन्हीं लहरों से क्या होता है, व्यापार के चारित्रिक उतार चढ़ाव का क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है। प्रोफेसर पीगू का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि कुछ या कई बार एक ही महत्वपूर्ण व्यापारियों के निराशावादी हो जाने से निराशा की लहरें फैल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी अपने संग्रह को कम करने लगता है तथा माल की खरीद में कमी कर देता है, अर्थात उत्पादन घटता है, आय कम होती है। आय कम हो जाने से उपभोक्ताओं की मांग घट जाती है, जिससे व्यापारियों के स्टॉक और भी कम होने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार निराशावादिता, ठीक है, निराशावादिता के बाद उत्पादन में कमी हो जाती है, उत्पादन में कमी, देखो निराशावादिता होगी माइंड में तो उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी तो आगे क्या हो जाएगा, आय में कमी हो जाएगी, आय में कमी हो जाएगी तो मांग में कमी हो जाएगी, ठीक है। आदि का एक कुचक्र चलता रहता है, ठीक है। कुचक्र चलने की वजह से क्या होता है, पीछा करता रहता है एक दूसरे का, जिसके परिणाम स्वरूप मंदी उपस्थित हो जाती है, एंड में क्या होता है, मार्केट में मंदी आ जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कुछ समय पश्चात सारी अर्थव्यवस्था में तेजी व अभिवृद्धि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसकी आलोचना देख लेते हैं क्या। यद्यपि ये कहना है सत्य है कि व्यापार में व्यापारियों की मनोवृत्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु व्यापारियों की मनोवृद्धि पर अनेक बाह्य कारणों का प्रभाव पड़ता है। व्यापार चक्र का यह सिद्धांत इन बाह्य कारणों की किसी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं करता, ठीक है। हो गया।